वेलकम टू लेवल अप एजुकेशन। मध्य प्रदेश कौशल विकास संचालन द्वारा आयोजित आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए हम कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये डेट 10 जुलाई 2020। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? मेन साइट से बोगस साइट की तरफ नेटवर्किंग ट्रैफिक को भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब भी हम बात करते हैं मेन साइट से बोगस साइट की, तो इसका जो आंसर है वो आंसर है सी, फार्मिंग। फार्मिंग क्या होता है? Farming is a cyber attack intended to redirect a website traffic to another fake site। ठीक, हमें क्या करता है, एक रीडायरेक्ट कर देता है हमारी जो मेन वेबसाइट है उसके फेक साइट पे। फार्मिंग रिक्वायर्स अनप्रोटेक्टेड एक्सेस टू टारगेट कंप्यूटर सच एज अल्टरिंग अ कस्टमर होम कंप्यूटर। द टर्म फार्मिंग इट कंबाइंस फ्रॉम फार्मिंग एंड फिशिंग। अब आप ये इमेज देखिए और इस इमेज को देखकर समझिए, इसमें क्या है, एक अटैकर है, दूसरा यूजर है। यूज़र जो है वो यूज़ क्या कर रहा है, डीएनएस सर्वर जिसको तुम डोमेन नेम सर्विसेज, उसके पास एक आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। हाँ, वो क्या यूज़ करना था, वेबसाइट। बस अटैकर के पास में क्या है, एक फेक वेबसाइट। तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस को फार्मिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट बोर्ड जो रैम चिप रखता है उसे किस नाम से जाना जाता है, या हम उसे क्या कहते हैं? अब देखिए इसका जो आंसर है वो आंसर है बी, SIM। अब SIMM क्या होता है? SIMM का फुल फॉर्म है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। Single in-line memory module is a small circuit board that can hold a group of memory chips. Typically, SIM holds up to 8 Macintosh and 9 PC RAM chips. On PC, the ninth chip is often used for parity error checking। ठीक है, अब इसमें सिम और एक और प्रोसेस होती है डिम। हमने सिम को बोला है सिंगल इन मेमोरी मॉड्यूल, और डिम क्या होता है, डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। सिम स्टैंड फॉर सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। The naming of each type RAM refers to specific way in which memory is packaged। अब हम बात करते हैं सिम और डिम के डायग्राम की। अब आप ये देखिए, जो आपको पिक दिख रहा है इसमें आपको सिम दिख रहा होगा और डिम दिख रहा होगा। हमने क्या करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको हम रखते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, जो सर्किट बोर्ड जो रैम चिप रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, SIMM। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको सही में होगा। अब हम बेसिक कंपेरिजन करते हैं कि सिम और डिम का होता क्या है। देखिए पैरामीटर्स क्या है, चैनल, पावर कंजप्शन, स्टोरेज और एप्लीकेशन। बेसिक अगर हम बात करते हैं तो सिम के अंदर पिंस प्रेजेंट होती है अदर साइड टू कनेक्ट, और डिम में प्रेजेंट पिंस आर इंडिपेंडेंट। चैनल कितने बिट का होता है, 32 बिट का सिम, और डिम होता है 64 बिट। पावर कंजप्शन 5 वोल्ट होता है सिम और 3.3 वोल्ट होता है डिम। स्टोरेज प्रोवाइडेड कितनी होती है सिम में, 4 MB टू 64 MB, और डिम में कितनी होती है, 32 बिट MB टू 1 GB। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, 486 CPU। रिवोक कमांड किस डाटाबेस के अंतर्गत आती है? तो जब भी हम बात करते हैं रिवोक कमांड की, तो रिवोक कमांड किस डाटाबेस के अंतर्गत आएगी, इसको हम बोलते हैं DCL। DCL क्या होता है? DCL इज अ डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, इज अ सिंटैक्स सिमिलर टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस ऑथराइजेशन। इन पर्टिकुलर इट इज component structured query language। Example of DCL commands are grant and revoke। तो एक तो हमने क्या बोला, रिवोक, और दूसरा क्या होता है, ग्रांट। ग्रांट और रिवोक में डिफरेंस क्या है? ग्रांट कमांड इज यूज फॉर कन्फरिंग द ऑथराइजेशन एंड रिवोक कमांड इज फॉर विद्रॉइंग द ऑथराइजेशन। तो एक कॉन्फरिंग के लिए यूज होता है और दूसरा किस लिए होता है, विद्रॉ के लिए। अब हम बात करते हैं, इसमें डिफरेंट चीज़ दिख रही है हमको, DDL, DML और TCL। तो DDL क्या होता है हमारा, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, DML होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। TCL होता है ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। अब आप ये पिक देखिए, इस पिक में आपको DML, DDL, DCL और TCL, इन सब की आपको अलग अलग आपको प्रोसेस मिल जाएगी, जो कि हम बात करते हैं कमांड्स की। तो अलग अलग कमांड मिल जाएगी, और कमांड आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से एक नया क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सही में आ गया होगा कि रिवोक कमांड किस डाटाबेस के अंतर्गत आएगी। तो जिस डाटाबेस के अंतर्गत आएगी उसका होता है DCL। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा लैंग्वेज के संदर्भ में बाइट कोड क्या है? तो जब भी हम जावा लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसका आंसर है सी, जावा कंपाइलर द्वारा उत्पन्न कोड का प्रकार है। तो जावा लैंग्वेज में बाइट कोड क्या है, जावा कंपाइलर द्वारा उत्पन्न कोड का प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती संचालन, देखिए कॉन्करेंट का एक परिणाम है। अब देखिए जब हम बात करते हैं कॉन्करेंट प्रोसेस की, तो कॉन्करेंट प्रोसेस क्या होता है, इट इज़ अ कंप्यूटिंग मॉडल इन विच
मल्टीपल प्रोसेसर्स एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली फॉर बेटर परफॉर्मेंस। मल्टीपल प्रोसेसर्स क्या करते हैं, एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शन को फॉर बेटर परफॉर्मेंस। कॉन्करेंट मीन्स समथिंग दैट हैपन्स एट सेम टाइम एंड समथिंग एल्स। कॉन्करेंट प्रोसेसिंग समटाइम्स सेड टू बी सिनोनिमस विद पैरेलल प्रोसेसिंग। अब आप ये देखिए, इसमें आपको एक चीज़ दिख रही है कि कॉन्करेंट में है क्या क्या, डर्टी रीड, अनरिपीटेबल रीड, लॉस्ट अपडेट और फैंटम रीड। हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर है बी, अपडेट एनोमली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टी यूज़र डाटाबेस में अगर दो उपयोगकर्ताओं को एक ही समय में एक ही रिकॉर्ड अद्यतन करना चाहते हैं तो किस विधि द्वारा ऐसा करने से रोका जा सकता है। अगर दो यूज़र है हमारे पास, हमने क्या बोला, हमारे पास क्या है, मल्टी यूज़र्स है। मल्टी यूज़र क्या कर रहे हैं, एक ही समय पे एक ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, बी, रिकॉर्ड लॉग। रिकॉर्ड लॉग क्या होता है, रिकॉर्ड लॉग इज द गिव द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेस अ रिकॉर्ड इन एडिट मोड, है ना। और दूसरे वालों को क्या करता है, वो जब तक रिकॉर्ड कर नहीं लेता है तब तक उसको क्या रखेगा, कैन नॉट एडिट एंड अनटिल रिलीज। रिकॉर्ड लॉग कहाँ कहाँ एनेबल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और ट्रांजेक्शन्स, कॉन्टेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन के किस कैप्शन में फ्लोटिंग फ्रेम ऑप्शन पाया जाता है। अब आप ये देखिए, इसमें ऑप्शन क्या क्या है, फॉर्मेट, व्यू, एडिट और इंसर्ट। अब आप पिक देखिए, इस पिक में हमारे पास क्या है, ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस में हम कहाँ गए, इंसर्ट। इंसर्ट में सबसे नीचे आपको दिख रहा है फ्लोटिंग फ्रेम, तो इसका जो आंसर होगा, क्वेश्चन पे आते हैं हम वापस से, इसका आंसर क्या होगा, डी, इंसर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का डेटाबेस नहीं है। अब आप ये पिक देखिए, इस पिक में क्या क्या दिख रहा है हमको, एक्सटर्नल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा। अब क्वेश्चन पे हम आते हैं वापस से, क्वेश्चन में क्या है, इनमें से कौन सा एक 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का डेटाबेस नहीं है। इंटरनल हमने पढ़ लिया, कॉन्सेप्चुअल दिया हुआ है और एक्सटर्नल दिया है, तो ऑप्शन क्या है, बी, लॉजिक स्कीमा। तो लॉजिक स्कीमा इसका 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का डेटाबेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगुलर ब्रैकेट ए, एंगुलर ब्रैकेट एल ए टैग का इस्तेमाल किसके लिए होता है। तो जब भी हम बात करते हैं टैग की, तो ये HTML टैग्स है, तो इसका जो आंसर है वो आंसर है ए, अपने पृष्ठों पर लिंक जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्टिकल डिस्क की स्टोरेज क्षमता किसके द्वारा निकाली जाती है। तो अभी तक हम ऑप्टिकल डिस्क की स्टोरेज पूछते थे, अभी हम पूछ रहे हैं कि उसकी क्षमता कैसे निकाली जाए। तो इसका आंसर है सी, सेक्टर की संख्या मल्टीप्लाई बाइट संख्या प्रति सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेथड की बात होती है तो ऑपरेंड्स कहाँ स्टोर होंगे। तो जब भी हम बात करते हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेथड की, तो ऑपरेंड आपके स्टोर होंगे, इसका आंसर है बी, पुश डाउन स्टोक। जैसे हम बोलते हैं पुश डाउन स्टोक, तो ये एक प्रोसेस होती है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब भी जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेथड की बात की जाएगी तो इसका आंसर है बी, पुश डाउन स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमको सिस्टम में मल्टीप्लायर सर्किट इंप्लीमेंट करना हो तो क्या उपयोग करेंगे। जब भी हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर मल्टीप्लायर सर्किट की बात करते हैं जो एक के बाद एक प्रोसेस चलती रहे, तो इसका आंसर है डी, शिफ्ट रजिस्टर। आप ये पिक देखिए, शिफ्ट रजिस्टर्स कौन कौन से, SISO, SIPO, PIPO और PISO, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, पैरेलल इनपुट सिंगल आउटपुट। ठीक है, दीज आर द शिफ्ट रजिस्टर जो एक के बाद एक स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी और स्टेज डी में जुड़े हुए हैं, तो इनको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर सर्किट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस को प्राप्त करने के लिए CPU उत्पन्न करता है, उसको हम क्या कहते हैं या उसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे। तो देखिए, अभी यहाँ पे क्या बोला है, हमारे पास क्या है, CPU और हमारे पास क्या है, मेमोरी। अब लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस को प्राप्त करना है, तो उसका आंसर है सी, MMU। MMU क्या होता है, इट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, अब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट आपको समझ में आती है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, द लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय CPU व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग, वेयर एज द फिजिकल एड्रेस इज कंप्यूटेड बाय मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बाकी MAR होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ओवरले एंड TLB क्या होता है, ट्रांजेक्शन लुक असाइड बफर। It is a memory cache that is used to reduce the time taken to access a user memory location. It is a part of chip memory management unit. तो ये MMU का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है हमारा, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
RTN का पूर्ण नाम क्या है? तो RTN आपका क्या है? RTN आपका रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन, तो इसका आंसर है बी, रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स में इनमें से कौन सा फिल्टर कमांड नहीं है? तो लिनक्स में इसमें से जो फिल्टर कमांड नहीं है उसका आंसर है आपका ए, CAT, बी वर्ड काउंट, सॉर्टिंग और ग्रेप, ये तीनों लिनक्स के फिल्टर कमांड है। अब आप पिक देखिए, इसमें आपको अलग अलग फिल्टर्स कमांड दिख रहे होंगे जो लिनक्स में यूज़ होते हैं, जैसे ACT कमांड, ग्रेप, हेड, टेल, सॉर्ट, यूनिक, FMT और AW के जगह एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं हम जिसको, है ना। तो ये सब आपकी लिनक्स के कमांड से जो फिल्टर जैसी यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स में इनमें से कौन सा कमांड किसी फाइल के कंटेंट को ऑक्टल फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है? इसका आंसर है आपका COD। तो OD एक ऐसी कमांड है जो किसी फाइल के कंटेंट को ऑक्टल फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रोटोकॉल के लेयर 4 पर टेलनेट कनेक्शन का उपयोग होता है? अब आप देखिए, जब वापस से OSI लेयर पे आते हैं, OSI लेयर दैट इज OSI बात कर रहे हैं हम, TCP की बात करते हैं, तो हमारे पास दो लेयर्स होती है, लेकिन यहाँ पे IP लेयर भी बात कर रहा है, UDP भी बात करता है, एक अभी हमारे पास लेयर चलती है। तो लेयर में हम बोलते हैं लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6, लेयर 7। लेयर 5 जो होता है वो IoT की बात करते हैं, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। अभी हम बात कर रहे हैं लेयर 4 पर टेलनेट कनेक्शन किसका है, तो इसका आंसर है बी, TCP। अब आप देखिए, TCP पे जो लेयर 4 पे यूज़ हो रहा है वो टेलनेट यूज़ हो रहा है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल पे जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है लेयर 3 पर। अगर इसमें आपसे ऑप्शन दिया हुआ है IP, TCP, TCP/IP, तो इसका आंसर आपका होगा बी, TCP। TCP/IP नहीं होगा। अब आप ये पिक देखिए और इस पिक को देख के समझिए, TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल। TCP/IP पे देखे रखा हुआ है आपको एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, और OSI पे आपको एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेक्शन लेयर पे टेलनेट देके रखा हुआ है। लेकिन हमें बोला है किस प्रोटोकॉल के लेयर 4 पर वर्क करता है, तो इस पिक को थोड़ा सा अगर हम एनलार्ज करके थोड़ी डिटेल और निकालें तो IP मॉडल के लेयर 3 पर टेलनेट वर्क करता है और TCP के लेयर 4 पर वर्क करता है। तो ये थोड़ा डिटेल क्वेश्चन था, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लोकल डिवाइस के हार्डवेयर एड्रेस को ढूंढने में इनमें से कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाएगा? देखिए, अगर हमको क्या करना है, किसी लोकल डिवाइस के हार्डवेयर एड्रेस को ढूंढना है, तो इसका आंसर है डी, ARP। ARP क्या होता है? ARP स्टैंड फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड टू फाइंड आउट द हार्डवेयर मैक एड्रेस, ठीक है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल एड्रेस फॉर डिवाइस IP एड्रेस। द सेंडिंग डिवाइस यूजेस ARP टू ट्रांसलेट IP एड्रेस टू मैक एड्रेस। सेंड डिवाइस का यूज करता है ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, to translate IP address to MAC address. The device sends ARP request message containing IP address to receiving devices. ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी हो गया है, थोड़ी सी डिटेल पढ़ लीजिए तो आपके लिए आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एट्रीब्यूट लोकेशन किस एलिमेंट के अंतर्गत आता है? तो जब भी हम एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो किसके अंतर्गत आएगा? इसका आंसर है ए, डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट टाइम लॉगिंग कॉलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा आता है? तो स्टार्ट टाइम कॉलिंग के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा आपका C, रन कोड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे सही तरीके से XML डॉक्यूमेंट का उपयोग अमल में लाने के लिए क्या है? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ XML डॉक्यूमेंट का सही उपयोग अमल में लाने के लिए, तो इसका आंसर है आपका D, XLAT। पिक देखिए, एक्सेल आपका डॉक्यूमेंट है, XML डॉक्यूमेंट है, ये किसके पास आउट हो जा रहा है? XSLAT प्रोसेसर से, जो एक रिजल्ट डॉक्यूमेंट है, और फाइनली ये फॉर्मेटर और डिस्प्ले होता है। अब XSLT है क्या? इट इज़ एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन is a language of transforming XML document into XML documents or other formats such as HTML, web page, plain text, XSL, formatting object, which may subsequently be converted to other formats such as PDF, PostScript और PNG। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेली में सस्पेंड अकाउंट ग्रुप किसके अंडर में डिफाइन किया जाता है? तो हमने बात करा सस्पेंस अकाउंट ग्रुप, तो इसका आंसर रहेगा ए, लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज रहेगा आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ऑप्शन वाउचर किस टाइप का वाउचर है? तो जब हम टेली के अंदर ऑप्शन वाउचर की बात करते हैं तो इसका आंसर है बी, अनकन्वेंशनल वाउचर। तो जो टेली में आपका ऑप्शनल वाउचर है वो एक तरह का अनकन्वेंशनल वाउचर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कैसे अपडेट करेंगे फॉर्मूला सेल की वैल्यू को अगर एक्सेल का ऑटो कैलकुलेट मोड डिसेबल हो? अगर एक्सेल का ऑटो कैलकुलेट मोड आपका डिसेबल्ड होगा तो आपका जो आंसर है वो है CF9। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, PAT एड्रेस ट्रांसलेशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो हम बात कर रहे हैं PAT की। देखिए PAT क्या है? पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। अब पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, NAT फास्ट, NAT स्टैटिक, NAT ओवरलोड और ओवरलोड स्टैटिक। तो इसका जो बोलते हैं हम, जो एक्सटेंशन फॉर्म है PAT का, वो किसका? नेट का है। दैट इज PAT पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन that permits multiple devices to lend mapped to single public IP address to conserve IP address. A PAT is a feature of network devices that translate communication made between host and private network. ठीक, ये कहाँ पे यूज होता है? ये हमारे होम सर्वर्स पे यूज होता है। ठीक है, अगर मैंने बोला होम सर्वर्स पे तो हमारे पास में एक खुद के IP एड्रेस है और लोकल एरिया का IP एड्रेस है विच इज़ यूजली फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन देके रखे हुए हैं। पहले आप ये पिक देखिए और इस पिक को देख कर समझने की कोशिश करिए कि हमने बोला PAT, तो PAT क्या था हमारे पास? पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। हमारे पास 2 PC है, उसको स्विच से कनेक्ट किया हुआ है, वहाँ पे रूटर है, रूटर से केबल और केबल से हमारे पास एक इंटरनेट के थ्रू वेब सर्वर यूज़ करके रखा हुआ है। हमारे पास वापस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे हमने बोला हुआ है PAT एड्रेस ट्रांसलेशन को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका आंसर है C, नेट ओवरलोड। ठीक है, अब हमने पिछली बार वीडियो क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सा लिनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है? तो जब हम बात करते हैं हार्डवेयर के साथ जो इंटरेक्ट कर सकेगा, तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका C, कर्नल। कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग है। यह कंप्यूटर और हार्डवेयर के संचालन का प्रबंधन करता है। कर्नल 2 प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो कर्नल जिसमें केवल बुनियादी कार्यक्षमता होती है और अन्य मोनोलिपिक कर्नल जिसमें कई डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। तो इसका आंसर है C, कर्नल। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, इनमें से 802.11 स्टैंडर्ड का मैक्सिमम डाटा रेट कौन सा होगा? 6 Mbps, 11 Mbps, 22 Mbps और 54 Mbps। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लेवल अप एजुकेशन को आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी PDF अवेलेबल कर दी जाएगी और इस वीडियो की PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। और अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो देखा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।